पीरियड्स में नॉर्मल फ्लो कितना होता है? कब हम कहेंगे कि पीरियड्स हैवी आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? पीरियड्स के फ्लो को कैसे मेजर किया जाता है? और किन केसेस में अगर पीरियड्स का फ्लो हेवी हो रहा है तो ये खतरनाक हो सकता है, किसी खतरे का इंडिकेशन हो सकता है, और किन केसेस में आपको कंप्लीट चेकअप की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कई बार मेडिकल मैनेजमेंट से काम चल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सोनल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। आज हम बात करने वाले हैं हेवी पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स किसी भी महिला की फेमिनिटी की एक पहचान होती है। अगर किसी भी महिला को या किसी भी यंग गर्ल को 16 साल की उम्र तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उसको प्राइमरी एमेनोरिया कहा जाता है और उसके लिए पूरे वर्कअप की, पूरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर अगर पीरियड्स नॉर्मल से ज़्यादा आ रहे हैं, हेवी आ रहे हैं, और विशेषकर अगर ये हेवी पीरियड्स 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा में आ रहे हैं तो ज़रूर ये एक खतरे का इंडिकेशन हो सकता है। 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा में पीरियड्स अगर हेवी आ रहे हैं तो कई बार इसकी हार्मोनल वजह हो सकती है, कई बार कोई स्ट्रक्चरल वजह हो सकती है। स्ट्रक्चरल वजह का मतलब है कि गर्भाशय में कोई रसोली हो सकती है, गांठ हो सकती है, गर्भाशय की झिल्ली का बढ़ जाना हो सकता है जिसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, या कभी कभार गर्भाशय की झिल्ली का कैंसर भी हो सकता है। तो ये जो सारे कंडीशंस हैं ये हेवी पीरियड्स की तरह प्रेजेंट करते हैं। अब कई बार महिलाएं 35 ईयर्स या 40 ईयर्स के बाद अगर पीरियड्स हैवी आ रहे हैं तो उसको ये कह के इग्नोर कर देती हैं कि जब पीरियड जाने वाला होता है तो थोड़ा सा पीरियड इरेगुलर होना स्वाभाविक है। ये बात बिल्कुल सही है कि पीरियड्स जब जाने वाला होता है तो कभी कभी कुछ कुछ साइकिल्स इरेगुलर हो सकती हैं, हेवी हो सकती हैं, पर ज़्यादातर जो पीरियड जाने वाला टाइम होता है 45 ईयर्स या उसके बाद, तो पीरियड्स का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है और पीरियड्स के बीच में जो गैप होता है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर पीरियड्स हेवी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बिना दवाई के बंद नहीं हो रहे हैं, तो ज़रूर ये एक इंडिकेशन है कि कंप्लीट चेकअप है वो ज़रूरी है। गर्भाशय का अल्ट्रासाउंड, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, पैप्समियर, ये कुछ टेस्ट हैं जो कि करके ये देखे जाते हैं कि गर्भाशय में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। गर्भाशय में होने वाली पैथोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा कॉमन पैथोलॉजी है जो तकरीबन 10% फीमेल्स में देखी जाती है वो होती है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स या रसौली, जो कि गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं उसकी एक गठान होती है, जो कि गर्भाशय की किसी भी हिस्से में हो सकती है, गर्भाशय की अंदरूनी सरफेस पे हो सकती है, गर्भाशय की जो मस्कुलर लेयर होती है जिसको कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं उसमें हो सकती है, या गर्भाशय की जो बाहर की सरफेस है, सीरोसल सरफेस, उस पर हो सकती है। ज़्यादातर जो इंट्राम्यूरल और सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स होते हैं, सब म्यूकस फाइब्रॉइड जो कि गर्भाशय की अंदरूनी दीवार पर होते हैं, ये हेवी पीरियड्स की तरह प्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर राहत वाली है या अच्छी बात है कि जो गर्भाशय की रसौली होती है इसमें कैंसर बनने की संभावना बहुत कम होती है। बहुत बार महिलाएं रसौली होने के साथ ही ये परेशान हो जाती हैं कि कहीं इसमें कोई कैंसर तो नहीं बन जाएगा, कोई ज़्यादा खतरे वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी खबर ये है कि गर्भाशय में होने वाली जो रसौलियाँ होती हैं वो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, यानी कि उसमें कैंसर बनने के चांसेस नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं। लेकिन जो ज़्यादा खतरे वाली बात है वो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, जो कि 35 ईयर्स के ऊपर की महिलाओं में ज़्यादातर देखे जाते हैं। इसके लिए जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं कि वे महिलाएं जिनकी पैरिटी कम होती है, यानी जिनके एक दो या बच्चे हैं या नहीं हैं बच्चे, तो ऐसे केसेस में वे महिलाएं ज़्यादा रिस्क पर होती हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के। वहीं पर वे महिलाएं जो डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हैं, ओबीज हैं, वे भी गर्भाशय के जो कैंसर है उसके लिए ज़्यादा प्रोन होती हैं। वे महिलाएं जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की हिस्ट्री रही है, वे महिलाएं भी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए ज़्यादा प्रोन होती हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी ग्रुप में आ रहे हैं और आपको पीरियड्स हेवी आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं कौन से इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसके द्वारा पता चलाया जाए कि जो पीरियड हेवी है उसकी क्या वजह है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा आसान है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। गर्भाशय के रास्ते से, वजाइना के रास्ते से किए जाने वाला एक अल्ट्रासाउंड स्कैन है जो कि बहुत ही आसानी से बिना किसी दर्द के किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है और ब्लैडर को फुल करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप अपने डॉक्टर के पास जा सकती हैं और आपको ब्लैडर फुल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इन केस आपका ब्लैडर फुल है, यानी आपने यूरिन पास नहीं किया है, तो आपको यूरिन करने के बाद ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है और इससे गर्भाशय में होने वाली रसौली, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का बहुत अच्छा अंदाजा मिल सकता है। लेकिन जब बात आती है गर्भाशय के कैंसर की, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की तरह जो प्रेजेंट करती हैं महिलाएं, उनमें कुछ परसेंट केसेस में कैंसर होने के चांसेस होते हैं और उसको कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी,
या कुछ केसेस में MRI स्कैन। तो जैसा आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करें, MRI स्कैन या बायोप्सी कराने के बाद ये कंफर्म करना जरूरी है कि जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है वो बिनाइन है, बिना किसी खतरे के है, या फिर उसमें कोई खतरे की बात है। और आजकल लेटेस्ट तरीकों में एक हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी होती है, जिसमें कि गर्भाशय के अंदर एक दूरबीन डाली जाती है और उसके द्वारा गर्भाशय की झिल्ली का पूरा निरीक्षण किया जाता है, और कहीं पर कोई सस्पिशियस चीज़ दिखाई देती है तो वहाँ से एक बायोप्सी ली जाती है। तो ये सारे तरीके हैं हेवी पीरियड्स को डायग्नोस करने के लिए। अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। हेवी पीरियड्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिए, और स्पेशली अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं और आपकी एज 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।